नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आएंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है, आप मिलकर के सभी हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें जो आपका प्रथम क्वेश्चन है वो आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन आपका प्रतिजन वो पदार्थ हैं जो, तो आपको बताना है प्रतिजन। तो प्रतिजन आप किसको बोलते हैं? प्रतिजन किसको बोलेंगे? एंटीजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है या प्रतिपिंड के उत्पाद को उद्दीप्त करता है। तो आपको बताना है कि प्रतिजन किसे हम बोलते हैं। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे प्रतिजन किसे कहा जाता है। प्रतिजन की अगर आप बात करें, प्रतिजन हम किसको बोलते हैं, एंटीजन किसको बोलते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे ये क्या है? प्रतिपिंड के उत्पाद को उद्दीप्त करता है। क्या है? प्रतिपिंड के उत्पाद को उद्दीप्त करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? एंटीजन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दहला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो आपको बताना है कमेंट करके, सतलज नदी पर किया जाएगा, व्यास नदी पर, रावी पर या चिनाब पर। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। दहला सिद्ध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो दहला सिद्ध की अगर बात करें, इसका जो निर्माण है वो व्यास नदी पर आपका किया जाएगा। कौन सी नदी है? व्यास। और व्यास नदी पर कौन से राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन से राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है। और जैसे बांध परियोजना है, बांध परियोजना जैसे आप पढ़ते हैं, सतलज नदी की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है जी? भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध अगर आपसे पूछ रहा है, भाखड़ा नागल बांध, तो ये कौन सी नदी पर? आपका सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? आपका सतलज नदी पर। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा भी होगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। उसके बाद आप याद रखेंगे दो बांध कौन कौन से हैं? एक तो है पौंग बांध। कौन सा है? एक आपका पौंग, और एक कौन सा है? एक आपका पंडो। एक पौंग है और एक आपका कौन सा है? पंडो। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। आपने पढ़ा होगा परियोजना, आप पढ़ते हैं कौन सी परियोजना है? एक आपने पढ़ा होगा इसमें सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना। और एक पढ़ी होगी आपने दुलहस्ती। एक कौन सी आपकी? दुलहस्ती। तो सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी नदी पर स्थित है? आपका चिनाब। कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब। तो इनको भी आप इससे संबंधित याद रखेंगे। दहला सिद्ध परियोजना पूछे तो व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश। पौंग बांध और पंडो बांध व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। सतलज आप पढ़ते हैं तो सतलज नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, ये याद रखेंगे। सलाल और दुलहस्ती आपसे पूछा चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गया सभी का जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार का अंतरिम सरकार में आपका सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है जो अंतरिम सरकार आपकी बनी 2 सितंबर 1946 को, आपने पढ़ा होगा कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे अंतरिम सरकार का आपका गठन किया गया 2 सितंबर 1946। तो अंतरिम सरकार में आपके इनमें से जो आप सदस्य देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा सदस्य उसमें शामिल है? नहीं था अंतरिम सरकार। तो इसमें प्रथम आप देख रहे हैं जगजीवन राम, तो जगजीवन राम उसमें शामिल थे। और जगजीवन राम पे कौन सा मंत्रालय था? जगजीवन राम पे था आपका श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय। तो श्रम मंत्री कौन थे आपके? जगजीवन राम। सी राजगोपालचारी, ये राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी आप पढ़ते हैं तो ये कौन थे इसमें? शिक्षा मंत्री। कौन थे सी राजगोपालचारी? ये थे आपके शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने पढ़े होंगे, ये कौन थे आपके? ये थे कृषि मंत्री। कौन थे? ये थे आपके कृषि मंत्री। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है, इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है जगजीवन राम कौन थे? जगजीवन राम थे आपके श्रम मंत्री। श्री राजगोपालचारी आपसे पूछे कौन थे? आपके शिक्षा मंत्री। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आपके कृषि मंत्री। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आप पढ़ते हैं, बाद में आपने पढ़ा होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनमें से आपका याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इससे संबंधित नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का विचार सबसे पहले
किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी 1936 ईस्वी में, स्वराज पार्टी 1934 में, या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में। तो आपको बताना है संविधान सभा का जो विचार है तो वो किसने प्रस्तुत किया। अगर पार्टी के आधार पर हम बात करें तो वैसे आप बात करते हैं कि संविधान सभा की जो मांग है सर्वप्रथम आपने पढ़ा होगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन अगर पार्टी के आधार पर आपसे पूछा जाए तो संविधान सभा का जो आपका विचार है सबसे पहले 1934 में। कब? 1934 में। कौन सी पार्टी ने आपका? तो स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी पढ़ा होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपने पढ़ा है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन है संस्थापक? मोतीलाल नेहरू है। वे कौन है? आपका चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और कौन है? चित्तरंजन दास। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में आपका इसके लिए मांग की और बाद में फिर आपकी संविधान सभा बनी है। तो संविधान सभा का गठन आप पढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन आपने पढ़ा होगा, प्रथम बैठक आपने पढ़ी होगी संविधान सभा की, कम से कम इतना तो जरूर आप जान लेंगे। और संविधान सभा गठन हो गया, प्रथम बैठक और भंग, ये कब कर दी गई? तो इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। आपसे पूछ संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आपसे पूछा जाए संविधान सभा कब भंग कर दी गई? 24 जनवरी 1950। कब कर दी गई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब क्वेश्चन आपने रिपीट कर रखे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हुआ संविधान सभा का जो विचार है किस कौन सी पार्टी ने रखा था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्र ध्वज के बीच 26 तीलियां हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया। ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:5 है। तो इनमें से आपको बताना कोई सही है या नहीं है, आप बताएंगे सभी कमेंट करके जी। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आप सब जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीली आपकी? 24 आपकी तीली है, ये आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 19 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया। तो संविधान सभा के माध्यम से किसने किया था? पिंगली वैकेया। कौन सी समिति आपकी? पिंगली वैकेया समिति। तो पूरा तो ये आपका ये बनेगा, पिंगली वैकेया समिति ने आपका इसका डिजाइन तैयार किया। उसके बाद में जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो लंबाई कितनी होती है? 3 और चौड़ाई कितनी होती है? 2। 3:2। 3 और क्या होता है आपका? 2। तो आपको याद रखना इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, कोई भी आपका सही इसमें से नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज आपने पढ़ा है 24 तीली होती हैं बीच में। जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को पिंगली वैकेया समिति, तो ये आपका पिंगली वैकेया समिति ने इसका डिजाइन दिया और 22 जुलाई 1947 को फिर हमने इसको स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। कितना होता है? 3:2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष क्वेश्चन आपका भारत में किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950, 1949, 1947, 1952। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन। अगर आपसे पूछा जाए जनगण मन कांग्रेस के सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में गाया गया? 1911। 1911 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ जी? कोलकाता अधिवेशन में हुआ। और कोलकाता में जो ये अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आप याद रखेंगे पंडित बिशन नारायण धर। कौन थे अध्यक्ष? पंडित बिशन नारायण धर। तो इनकी अध्यक्षता में पहली बार आपका राष्ट्रगान गाया गया 1911 का कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। क्लियर हो गया?
उसके बाद आप पढ़ते हैं जो जनगण मन है, जनगण मन के लेखक कौन है, तो आप याद रखना है जनगण मन के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है जनगण मन के लेखक, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जनगण मन के लेखक है। आपने पढ़ा होगा जनगण मन को कब स्वीकार किया था, तो इसे स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950। तो इतना इसमें याद रखेंगे जनगण मन में। और आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत है जी आपका वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। जो वंदे मातरम है ये सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया, 1896। 1896 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो 1896 का हुआ है, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने की थी अध्यक्षता, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। आपसे पूछा जाएगा वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है इसके लेखक, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपसे पूछा जाए वंदे मातरम को कब स्वीकार किया, तो वंदे मातरम को भी कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950। दोनों की सेम डेट है, आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950। क्लियर हो गया। तो ये आपका राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से संबंधित जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1950। क्या है आपका 1950। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जो समुद्र के किनारे नहीं है। पुलिकट है, पेरियार है, चिल्का है या अग्रमुदी है। आपको बताएंगे सभी बताएंगे। इसमें नाम ही नहीं है, अग्रमुदी झील आप नहीं पढ़े होंगे। तो ये आपकी तीन जो झील आप देख रहे हैं, पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ पर है, तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में है। तो ये भी आपकी कैसी झील है, लेगून झील है। पेरियार झील कहाँ पर है, ये आपकी केरल में, ये भी लेगून झील है। और चिल्का झील कहाँ पर, आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये भी आपकी लेगून झील है। तो इसमें से आप याद रखें अग्रमृदी, तो ये आपका झील आपका नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पुलिकट है, पेरियार है, चिल्का है, ये कैसी झील आपके, लेगून झील। तो ये लेगून झील है तीन। और अग्रमुदी आपकी लेगून झील नहीं है। क्लियर हो गया, अग्रमुदी लेगून झील नहीं है। क्लियर हो गया सभी का जी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखेंगे पुलिकट झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पेरियार कहाँ पर है, केरल में। और चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित आपका कौन सा नहीं है, विटामिन ए रतौंधी सही सुमेलित है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन डी वर्णांधता और विटामिन एसिड, ठीक है। तो ये है रक्त अल्पता। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित है। इसमें केवल आप देख रहे हैं विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए आपका सही सुमेलित है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता आपका, रतौंधी। कौन सा रोग होता आपका, रतौंधी। क्लियर हो गया। तो इसमें आपका ये सही सुमेलित है। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है, बताएंगे सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एवरी गर्ल एजुकेशन प्रोग्राम, बेटी पढ़ाओ योजना, सफल बेटी योजना। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सही सुमेलित है, बताएंगे। तो इसमें कौन सा आपका जो आपका बाल लिंगानुपात है इसको रोकने के लिए, तो इसमें आपका कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने पढ़ा होगा। इस योजना की जो शुरुआत है 2015 में कहाँ से की गई थी, पानीपत से। और पानीपत कहाँ पड़ता आपका, पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा, ठीक है। तो पानीपत हरियाणा से केंद्र सरकार के माध्यम से इस योजना की आपकी शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्लियर हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपके विदेशी यात्री हैं और एक तरफ उनका संबंधित देश है कि कौन से देश से आपका वो यात्री आया था, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं कि मार्को पोलो कहाँ से आया। मार्को पोलो आपको बताना है जी कहाँ से आया है। फिर आपको बताना है कि जो आपका इब्न बतूता ये कहाँ से आया, अलबरूनी कहाँ से आया।
और आपका उसके बाद बर्नियर कहाँ से आया, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो आप बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे जी। मार्को पोलो आपने पढ़ा होगा, मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो मार्को पोलो था आपका इटली का यात्री। कहाँ का यात्री था, मार्को पोलो इटली का यात्री था। मार्को पोलो कौन है, मार्को पोलो, तो मार्को पोलो इटली का यात्री था। कहाँ का था, इटली का यात्री। तो आपने पढ़ा होगा जो दक्षिण भारत का आप साम्राज्य पढ़ेंगे, पांड्य राजवंश, कौन सा है, पांड्य राजवंश। तो पांड्य राजवंश के शासनकाल में क्या है, पांड्य राजवंश के शासनकाल में दक्षिण भारत में आया था मार्को पोलो। तो आप याद रखेंगे मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, ये था आपका इटली का। कहाँ का था, इटली का, पांड्य राजवंश में आपका भारत आया। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता आपने पढ़ा होगा जब आप मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया, इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 ईस्वी, इसका आप समय भी याद रखेंगे, 1333 ईस्वी में किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया इब्न बतूता। इब्न बतूता ने आपने पढ़ा होगा कौन आया जी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया इब्न बतूता। इब्न बतूता ने आप पढ़ते हैं कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, रेहला। तो रेहला का लेखक कौन है, इब्न बतूता। तो ये कहाँ से आया था, ये आया था आपका मोरक्को से। कहाँ से आया था, मोरक्को देश से आपका इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट है अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ से आया था, ये आया था उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था, अल बरूनी। आप पढ़ते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अगर आपसे पूछ रहा है तो प्रथम मुस्लिम कौन है, तो प्रथम मुस्लिम आप याद रखेंगे, प्रथम मुस्लिम कौन है आपका, अल बरूनी। कौन है आपका, अल बरूनी। कौन है बताएंगे, अल बरूनी। आपने पढ़ा होगा पुस्तक कौन सी आपकी, किताबुल हिंद। क्या है, किताबुल हिंद, या आप पढ़ते हैं तहकीक हिंद। किताबुल हिंद या क्या है आपका, तहकीक ए हिंद। किताबुल हिंद या क्या है, तहकीक हिंद। पुस्तक के लेखक कौन है, अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। और आपने पढ़ा होगा अल बरूनी किसके शासनकाल के समय की बात है, आपने मुस्लिम आक्रमण कहानी पढ़े होंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। तो जो आपका मोहम्मद गजनी पढ़ते हैं, तो मोहम्मद गजनी के शासनकाल में ये भारत आया था। मोहम्मद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखेंगे कौन है, अल बरूनी। कहाँ से, उज्बेकिस्तान। फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो फ्रैंकोइस याद रखें, फैसे फ्रैंकोइस, फैसे बन जाएगा फ्रांस, फ्रांस देश से आया। और ये फ्रांस देश से, तो एक आपका चिकित्सक था, ये किसके शासनकाल में आया था, ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। ये किसके शासनकाल में आया जी, ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जब मतभेद चल रहा था तो उस समय ये आपका आया था कौन, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो ये कहाँ से आया आपका, फ्रांस से। क्लियर हो गया। तो आपके 4 यात्री हैं, इनको आप याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाए भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री, भारत आने वाला क्या है, प्रथम विदेशी यात्री। प्रथम विदेशी यात्री आपने पढ़ा होगा, प्रथम विदेशी यात्री। तो प्रथम विदेशी यात्री आप पढ़ते हैं कौन है, तो प्रथम विदेशी यात्री कौन है आपका, मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आकर के कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका। तो ये भी पूछी गई बुक है इंडिका कई बार पेपर में कि इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक। आपको बताना है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है जी, बताएंगे सभी। तो किसे बोलते हैं, तो इसमें आपको याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका क्या है, धातु है, एक तरफ क्या है, एक तरफ तो है धातु और एक तरफ क्या है, अयस्क। एक तरफ है धातु और एक तरफ क्या है, अयस्क। ठीक है, धातु है और एक तरफ क्या है, अयस्क। तो आपको बताना है, जैसे आपसे पूछा जाए जी तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है, तांबा, तो तांबा आप सब जानते हैं, तांबे का प्रमुख अयस्क क्या है, क्यूपराइट। क्या है आपका, क्यूपराइट। आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट लोहे का क्या है, लोहे के आप पढ़ते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब आपके लोहे के अयस्क है। एल्यूमिनियम का सबने पढ़ाई होगा, एल्यूमिनियम का चर्चित है, इसका नाम क्या है, बॉक्साइड। और आपको याद रखना है, जस्ता का पूछे तो क्या है, कैलामाइन। क्या है आपका, कैलामाइन। क्लियर हो गया। तो ए का कौन सा हो गया, ए का हो गया आपका तीसरा। ए का कौन है आपका, तीसरा। ए का तीसरा। बी का कौन सा है, बी का है चौथा। सी का कौन सा है, सी का है आपका पहला। और डी का कौन सा है, दूसरा। तो ऑप्शन सी ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल नहीं था। तो इसमें ऑप्शन ए है, राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता किया गया। उसके बाद में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया। और उसके बाद है इसमें 10 मौलिक कर्तव्य की स्थापना की गई। बताएंगे सभी इनमें से कौन शामिल नहीं था। आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर कब, 18 वर्ष। तो 18 वर्ष याद रखेंगे। ये कौन सा संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, 1989 में। और इसमें मतदान की जो आयु है, मतदान की या वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी, 18 वर्ष। कितने वर्ष कर दी थी आपकी, 18 वर्ष। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन आपका सम्मिलित नहीं है, तो आप याद रखेंगे कौन नहीं है, ऑप्शन बी। तो वोट डालने के लिए आप पढ़ते हैं कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वोट डालने के लिए आप याद रखेंगे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा प्रधान या आप कह सकते हैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, बताएं। वोट डालने के लिए आप थोड़ा सा इसमें संशोधन करेंगे, कितनी, 18 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा जो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। आपसे पूछेगा नगर निकाय, क्या है, नगर निकाय में नगर निगम हो सकता है, नगर पंचायत हो सकता है या नगर पालिका हो सकता है, इसके लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा जी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 23 वर्ष। आपसे पूछेगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 23 वर्ष। आपसे पूछा जाएगा जी राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए भी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो इनको याद रखेंगे, आयु से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार पुनः देख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, नगर निकाय का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य आपका 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35, उपराष्ट्रपति 35 और राज्यपाल भी आपका क्या है, 35। तो इनको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी बोल देते हैं शॉर्ट में, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएंगे यूएनईपी। तो यूएनईपी ये पर्यावरण से संबंधित आपकी संस्था है, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी आप पढ़ते हैं, यूएनईपी। तो यूएनईपी आप याद रखेंगे। यूएनईपी की अगर आपसे पूछा जाए स्थापना, स्थापना इसमें आ जाता है कभी कभी।
और एक आप याद रखेंगे मुख्यालय। तो ये दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा स्थापना कब की गई, स्थापना आप याद रखेंगे 1972 में। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है नैरोबी, और नैरोबी आप पढ़ते हैं ये किसकी कैपिटल है, ये है केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है आपका, नैरोबी। आपसे पूछा जा सकता है यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे। यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई। तो आपको याद रखना है यूएनईपी की जो स्थापना वो किस सम्मेलन के दौरान की गई, स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब हुआ था, 1972 में आपका हुआ था, जो पर्यावरण से संबंधित आपका सम्मेलन था। क्लियर हो गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में कौन सी आपकी संस्था का जन्म हुआ, तो आप याद रखें यूएनईपी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आप पढ़ते हैं दो संस्था, एक आईएमएफ है और एक कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। तो याद रखेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहां पर हेडक्वार्टर, नैरोबी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है, तो देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून और निर्णय लेने का अधिकार है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को मताधिकार है। सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। सभी नागरिकों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करना। जी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। सभी बताएंगे कमेंट करके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन होगा इसका ए। क्या है आपका ऑप्शन ए, देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यस्तम समुद्री मार्ग जिसे बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है कहाँ से गुजरता है, बताएंगे सभी कमेंट करेंगे। व्यस्तम, तो आप बताएंगे ये कहाँ से गुजरता है जी, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं ये कहाँ से आपका गुजरता है, बताएंगे सभी कमेंट करके ये कहाँ से आपका गुजरता है, बताएं सभी ये कहाँ से गुजरता है। अब इसमें एक बार आप नज़र देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं इधर की तरफ ये प्रशांत महासागर है, इधर भी और आपका इधर भी प्रशांत महासागर। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप देखते हैं ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप आपका फैला हुआ है। नीचे आपका कौन सा है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका ये आपका कौन सा महाद्वीप है, ये महाद्वीप आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे कौन सा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इधर कौन है आपका, इधर है यूरोप। अब इन दोनों के बीच में जो आप महासागर पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में ये आपका महासागर है, ये वाला ये महासागर है। तो इसको आप क्या नाम देते हैं, इसको देते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में भी कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, तो इसे आप याद रखेंगे जो हिस्सा है इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर। कौन सा हिस्सा है, उत्तर अटलांटिक महासागर, ये आप बोलते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर, आप बोलते हैं इसको उत्तर अटलांटिक महासागर। तो उत्तर अटलांटिक महासागर में इधर आपका कौन सा महाद्वीप है, ये है आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। और इधर कौन है, इधर है उत्तर अमेरिका। कौन महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका। तो जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है यहीं पे आपके दो बड़े देश हैं, एक कौन है, कनाडा है, एक कौन है आपका यूएसए, और नीचे कौन है, नीचे आपका मैक्सिको। कौन है आपका, मैक्सिको। और इधर यूरोप महाद्वीप के आपके बहुत सारे देश हैं, जैसे आप पढ़ेंगे फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, ये सब आप पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो आपका व्यापार होता है, इस तरीके से ये जो व्यापार होता है, तो यहाँ से आपके जहाज होकर के गुजरते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक महासागर आप इसको बोलते हैं। तो कौन सा क्लियर हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया। व्यस्तम समुद्री मार्ग जिसे बिग ट्रंक रूट आपका कहा जाता है, तो ये कौन सा आपका, उत्तर अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं, गुणसूत्र, डीएनए, प्लाज्मा, कोशिकाएं। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है जीन। तो आपने पढ़ा होगा जो आनुवांशिक गुण होते हैं, क्या है, आनुवांशिक गुण। क्या है आपके, आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुणों की इकाई किसे कहा जाता है,
आनुवांशिक गुणों की इकाई, ठीक है। तो आनुवांशिक गुणों की इकाई आप पढ़ते हैं, किसे बोलते हैं? आनुवांशिक गुणों की इकाई। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक आनुवांशिक इकाई आपने पढ़ा होगा, आनुवांशिक इकाई। एक आपका आनुवांशिक गुणों की इकाई है और एक क्या है? आनुवांशिक इकाई। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। आप बताएंगे जी इनमें से किसको बोला जाता है, सभी कमेंट करके बताएं। आनुवांशिक गुणों की इकाई, और एक बताएंगे आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है। जी देखेंगे सभी इसमें। तो आनुवांशिक गुणों की इकाई आपसे पूछ रहा है, आनुवांशिक गुणों की इकाई आपका क्या है? तो आनुवांशिक गुणों की इकाई किसको बोलते हैं? गुणसूत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गुणसूत्र को। और आनुवांशिक इकाई किसे कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई कहा जाता है जीन को। तो आपको याद रखना है, जो माता पिता के आपके लक्षण होते हैं, माता पिता के जो आपके लक्षण होते हैं, तो गुणसूत्र के माध्यम से उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है आपका? तो वो जीन करता है। और जीन भी किसके माध्यम से करता है? आपका गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में कितने होते हैं आपके गुणसूत्रों की संख्या? 46। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? ये होते हैं डीएनए के। किसके होते हैं? आपके डीएनए के। विशिष्ट अंग किसके होते हैं? आपके डीएनए के। क्लियर हो गया। किसके अंग है? डीएनए के, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरफ आपके देश दे रखे हैं और एक तरफ दे रखी है राजधानी। कोस्टा रिका, सान जोन्स है, ये आपका प्यूर्टो रिको है। क्या है ये? प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, सान जुआन। तंजानिया आपका डोडोमा। तंजानिया क्या है आपका? डोडोमा। और इरिट्रिया है आपका मसेरू। तो आपको बताना है नीन में से कौन सुमेलित नहीं है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे नीन में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं कौन सुमेलित नहीं है, बताएंगे। तो आप पढ़ते हैं जो इरिट्रिया है, इरिट्रिया, इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? असमारा। क्या है इरिट्रिया की कैपिटल? असमारा। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? असमारा। जबकि तंजानिया की क्या है? डोडोमा। प्यूर्टो रिको की क्या है? सान जुआन। और कोस्टा रिका की क्या है? सान जोन्स। ये तीनों आपके सुमेलित हैं। इसमें कौन सुमेलित नहीं था? इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? असमारा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई या 20 जून? विश्व शरणार्थी दिवस। तो आप याद रखते हैं कि जो 5 जून है, 5 जून को आप क्या बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं पर्यावरण दिवस। कब बनाते हैं आपका? 5 जून को पर्यावरण दिवस आपका बनाया जाता है 5 जून। 21 जून को क्या बनाते हैं? ये बनाते हो आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा दिवस बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट 11 जुलाई को क्या बनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या बनाते हैं? आपका विश्व जनसंख्या दिवस। ये कब बनाते हैं? 11 जुलाई को। और 20 जून को क्या बनाया जाता है? 20 जून को बनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। क्या बनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए विश्व शरणार्थी उच्च आयोग, क्या है आपका? विश्व शरणार्थी उच्च आयोग। विश्व शरणार्थी उच्च आयोग, ये आपको याद रखेंगे। विश्व शरणार्थी उच्च आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो विश्व शरणार्थी उच्च आयोग आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय आप याद रखेंगे जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो याद रखें विश्व शरणार्थी उच्च आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नटराज व महाराज किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बताएंगे नटराज व महाराज किस राज्य के लोक नृत्य हैं? मणिपुर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या झारखंड? बताएं, सभी कमेंट करके बताएं। नटराज और महाराज, नटराज और महाराज किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है आपका? मणिपुर। कौन सा राज्य है आपका? मणिपुर। क्लियर हो गया। कौन सा राज्य आपका? मणिपुर। तो नटराज और महाराज कौन से राज्य के लोक नृत्य थे आपके? मणिपुर। तो आज का मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट में आपने सभी ने इसमें क्वेश्चन देखे, सब अच्छे क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए उससे संबंधित या जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं उस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।